तीन। हाय माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का ईएमएस पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में 10 प्रश्न रसायन विज्ञान से लिए थे। उन 10 प्रश्नों का माहौल ये है कि आप जब अंसाल पेपर उठा के देखेंगे या अपनी क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें सारे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो जब आप बोर्ड परीक्षा के समीप हों, लगभग परीक्षा की डेट आपके पास हो, हफ्ते 10 दिन का मोहलत हो, तो ऐसे प्रश्नों को आप एक साधारण रूप से पढ़ करके एक नंबरी के लगभग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको 2-4 नंबर भी मिल गए तो मेरी मेहनत आपके काम आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो अगला वीडियो होगा हमारा वो जीव विज्ञान से संबंधित होगा। तो एक बार फिर से ईएमएस पॉइंट की 10 की दुनिया जो मैंने स्टार्ट किया था, 10 की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान वास्तव में मानव जीवन के साथ पेड़ पौधे वनस्पतियों का अध्ययन कराता है। स्पेशली जब हाई स्कूल की बात करी जाए तो यहाँ जीव विज्ञान के कई ऐसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको इंटरमीडिएट में भी और कंपटीशन में भी मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपने दैनिक जीवन में भी कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में, ठीक है, कुछ बीमारियों के बारे में, तो जीव विज्ञान का अध्ययन जरूरी है। वो चाहे मैथ का स्कॉलर हो, चाहे बायोलॉजी का स्कॉलर हो, अगर जीव विज्ञान से संबंधित आपको जानकारियाँ नहीं हैं तो आप बहुत ऐसी छोटी मोटी बीमारियाँ या छोटी मोटी जानकारियों के अभाव में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दिक्कत करेंगी। तो हमें पढ़ने के साथ साथ जानकारियाँ हैं। आज के 10 प्रश्नों में पहला प्रश्न जो कि कई बार पूछा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण 10 के 10 प्रश्न हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप पहले बढ़िया से देखिएगा, फिर इस 10 प्रश्न को कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। और मेरे हिसाब से एक बार देखेंगे, एक बार नोट करेंगे तो लगभग याद हो जाएगा। और उसके अलावा फिर एक आध दो बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो 10 की दुनिया का पहला प्रश्न है, पित्त रस का स्राव किसमें होता है? प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पित्त रस का स्राव होता है? तो इसका जवाब है यकृत में। पहला प्रश्न किसमें? यकृत में। इसको लिख लीजिएगा और ये अक्सर पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, खूब पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर होगा XY, ठीक है। और स्त्री की अगर बात करी जाए, स्त्री की, तो XX होगी। एक बार आप दिमाग को सही जगह पर ले जाओगे तो एक उसमें है, फिजिक्स में एक चैप्टर है मानव नेत्र। वहाँ एक बीमारी है वर्णांधता। ऐसी बीमारी जो लाल और हरे रंग में, अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है तो लाल और हरे रंग में उसको भेद यानी अंतर नहीं कर पाता। इस बीमारी में, ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि आपकी आँखों की बीमारी या कह सको कि अदर बीमारी की तरह है। ये बीमारी आनुवंशिक है, जेनेटिक है। तो जो मनुष्य में जैसे ये मेल का है और ये फीमेल का है, ठीक है। तो हम आगे कुछ प्रश्नों को ख़त्म करने के बाद बताएंगे आज कि कैसे किसी को ये बीमारी, आनुवांशिक बीमारी जाती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रश्न नोट कर लीजिए और प्रश्न के जवाब भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 3, इस एपिसोड का प्रश्न नंबर 3 है, पुष्प के कितने भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पुष्प के, ये वनस्पति से है, कितने भाग होते हैं। ये कई बार पूछा है हमने, बहुत ही भाग होते हैं। ये कह सकते हो कि एनालिसिस करके इस प्रश्न को खोजा है। तो इसका जो उत्तर होगा, उत्तर नंबर 3, 4 भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं? 4 भाग। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, फिर होता है दलपुंज, ठीक है, फिर पुमंग और जायांग, पुमंग और जायांग। कभी कभी क्या होता है कि केवल यही पूछा जाता है कितने भाग होते हैं, और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि उन चारों भागों के नाम बताओ। तो ये पुष्प के भाग हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज को कैल्किस, दलपुंज को कोरोला भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं प्रश्न नंबर 4 की बात करूं, हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसमें भाई? हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है। होता है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है मुकुलन व पुनरुद्भवन। क्या? मुकुलन व पुनरुद्भवन। ठीक है, ये दोनों प्रश्न नोट करिए, तब मैं अगले प्रश्न पर चर्चा करूंगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप हर हाल में नोट कर लीजिए। और कई बार तो ऐसे ऐसे कंडीशन आए हैं कि इन्हीं प्रश्नों से आपको पूरा जानकारी मिली। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न है, मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। इसको मिटा दें। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न और उत्तर दोनों लिखने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपको वीडियो को बार बार रोक करके ना लिखना पड़े। बहुत लोग सोचते होंगे कि प्रश्न क्यों लिख रहे हैं आप, प्रश्न बोल दीजिए, तो आपको प्रश्न लिखने का मौका मिले इसलिए। क्या है? मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। ये अंशाल्ब के प्रश्न हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं, उन्हीं का संग्रह है। इस बात पर पूरा ध्यान दीजिएगा। तो प्लेसेंटा, ठीक है, कहाँ से? प्लेसेंटा, या कह सकते हो माँ के रुधिर से। कहाँ से? माँ के रुधिर से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6, मानव में किसकी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है। तो सभी लोग पढ़े होंगे और सबको आता भी होगा,
फिर भी अगर कोई वंचित है तो मैं उसके लिए, और जो पढ़े हैं उनके लिए भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें होते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 या 23 जोड़ी। कितनी? 46 या 23 जोड़ी। इसमें 22 जोड़ी को हम दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। क्या? दैहिक गुणसूत्र। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑटोसोम्स इंग्लिश में बोलते हैं। और एक जोड़ी को हम सेक्स क्रोमोसोम मतलब लिंग गुणसूत्र कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न का जवाब है। इन गुणसूत्रों से ही पूरी बॉडी स्ट्रक्चर का बनना रहता है। इसी के साथ मैं अगले प्रश्न पर चलूं। प्रश्न नंबर 7, जो कि कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7 कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है, तो अगर कई बार पूछा गया है तो आपको भी जरूर याद करना चाहिए। क्या है वो प्रश्न? मेंडल ने अपने प्रयोग में अपना प्रयोग किस पौधे पर किए? या कह सकते हो, प्रश्न नंबर 7 है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना? किस पौधे को चुना था? ठीक है, तो जान लीजिए, मेंडल ने आनुवंशिकता के कुछ नियम दिए थे। आप लॉन्ग आंसर में पढ़ेंगे। आनुवंशिकता क्या है इसको भी वहीं पढ़ना है, लेकिन मेंडल ने जो दिया था मैं उस पर अगर चर्चा करूं तो इन्होंने आनुवंशिकता के संबंध में अपना व्यू दिया था, अपना नियम दिया था। तो इन्होंने जो पौधा यूज़ किया था, मटर का पौधा। जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं तो मटर की होती है, मटर की सीजन होती है। अगला प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न क्या है? परागकण किसके अंदर बनते हैं? प्रश्न नंबर 8, परागकण किसके अंदर बनते हैं? जिसका आपको जवाब देना है। जवाब इसका बहुत ही आसान है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने देखा था, कई बार पूछा गया था। ठीक है, तो परागकण जो होते हैं वो पराग कोश के अंदर बनते हैं। पराग कोश के अंदर बनते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग 8 प्रश्नों को लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, ये भी पूछा गया है कई बार। 2 प्रश्न और बचे हैं 10 की दुनिया में, और ये जीव विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 है, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि। प्रश्न नंबर 9 है, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। तो इसका जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। 9वां उत्तर अग्नाशय है, वृषण है। क्या? अग्नाशय, वृषण और अंडाशय, ये मिश्रित ग्रंथियां हैं। ठीक है, आज के एपिसोड का आखिरी प्रश्न है, जठर रस स्रावित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, हमारे प्रश्न के माने नज़रिए से भी महत्वपूर्ण है, और हमारी बॉडी के भी सिस्टम से, है ना। तो जठर रस स्रावित होता है। क्या? जठर रस स्रावित होता है। ठीक है,
इसका जवाब देखिएगा। पहली चीज़ तो ये आमाशय से होता है। कहाँ से? आमाशय से। ठीक है, कहाँ से? आमाशय। ठीक है। दूसरा, इसमें होता क्या क्या है? तो इसमें पेप्सिन होता है, पेप्सिन। ठीक है, लाइपेज, लाइपेज व रेनिन एंजाइम, कभी कभी पूछ लिया जाता है, एंजाइम होते हैं। ठीक है, कि आमाशय या जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो ये। दूसरा, इसका जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम, ये पाचक रस होता है ना, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, तो पाचक रस। इसका जो पीएच वैल्यू है, क्या पीएच वैल्यू, 2 से 5 के बीच, 2 से 5 के बीच होता है। इसका मुख्य घटक जो होता है, इसका मुख्य घटक HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ये जो 10वां प्रश्न था, बड़ा बेजोड़ था। जठर रस स्रावित कहाँ से होता है? भैया आमाशय से। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? इसमें पेप्सिन होता है, लाइपेज व रेनिन एंजाइम होते हैं। दूसरा नाम इसको हम पाचक रस भी कहते हैं। अच्छा, अगर पीएच वैल्यू इसकी 2 से 5 के बीच में है, तो डेफिनेट है कि इसका जो घटक होगा वो एसिडिक होगा, और इसका मुख्य घटक हमने HCl बता दिया। अब मेरा ये 10 प्रश्न आपको बहुत लाभ देगा। इसमें से बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार पूछे हैं, आप अंसाल उठा के देखेंगे तो पता चलेगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप बोर्ड पेपर में नहीं भी जा रहे हैं, तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो अक्सर आदमी को दिमाग में रहना चाहिए। कोई पूछे या आप किसी से चर्चा करो, तो ये सारे प्रश्न के जवाब होने चाहिए। दूसरा, मैं 2 बातें और बताऊं आपको। अगर आप बोर्ड पेपर में एक एक नंबर के प्रश्न, विशेषकर 10वीं में, हाई स्कूल में, एक एक नंबर के प्रश्न पूर्ण रूप से सही कर लिए, तो आपको लॉन्ग आंसर, न्यूमेरिकल, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में एक उत्साह मिलेगा। चूँकि ऑब्जेक्टिव और एक नंबर ही मिला करके अच्छा खासा प्रश्न रहता है और नंबर भी अच्छे मिलते हैं। यहाँ आपके पास ज़रा सा भी हिलने के चांस नहीं है। ऑप्शनल, अगर ए ऑप्शन सही है तो ए ही सही है। तो ये आप कहीं से भी इधर उधर करके नहीं लिख सकते हैं, कोई स्टोरी नहीं लिख सकते हैं, है ना। यहाँ केवल एक चीज़ लिखना है कि सही जवाब, जैसे हमने जो बताया उसका सही जवाब। एक ऑप्शन होगा, अगर आपको याद है तो सही जवाब आप दे देंगे, नहीं याद है तो आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे अपने परिणाम के बारे में सोचते हैं, या हम हाई स्कूल के बाद क्या करेंगे, सोचना या टारगेट रखना अलग मैटर है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि दूर तक सोचना उतना ज़रूरी नहीं है जितना वर्तमान में अपनी पूरी मेहनत ताकत के साथ करी जाए। तो 2 लाइन मैं आपको बताऊँगा। दूर तक सोचने से बेहतर है, दूर तक सोचने से बेहतर है हर अगला कदम मजबूत और सकारात्मक हो। एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, और जो अगला वीडियो होगा वो भौतिक विज्ञान से होगा और बेजोड़ होगा। तो बहुत जल्द ही अगले वीडियो के साथ हम सब रूबरू होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो EMS पॉइंट्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। पूरा वीडियो देखिए, जहाँ कहीं आपको लगे कि हाँ यहाँ और अच्छे से बेहतर होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।